नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय MD धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 19वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है शिक्षण अभिरुचि, जिसको आप लोग CDP के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मैराथन क्लास 3 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने ना मैराथन क्लास फर्स्ट और मैराथन क्लास सेकेंड को भी ले चुका है। नहीं देखा होगा ना, तो पहले जाकर आप लोग इसे देख लीजिए, ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट हो बढ़िया प्रकार से क्लियर हो पाए और साथ ही साथ आप लोग का बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसे पहले देख लोगे, उसके बाद फिर मैराथन क्लास जो 3 है ना उसे देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, टोटल मैं आप लोगों के लिए ना 33 प्रश्न लेकर के आया हूँ। ठीक है, जिसमें आप लोगों को कम से कम ना 20 प्रश्न से तो कम नहीं होने चाहिए, मतलब 20 प्रश्न आप लोगों के करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ना इतने दिन से बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है, तो इसलिए कम से कम 20 नंबर तो आप लोगों का आना ही चाहिए, मतलब 20 प्रश्न सॉल्व होना चाहिए आप लोग का सही सही। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें ना मैं आप लोगों के लिए ना अलग अलग जो टॉपिक है आप लोग का ना उसमें से चुन चुन करके प्रश्न लेकर आया हूँ, ताकि आप लोग का जो प्रिपरेशन है ना, अर्थात जो प्रैक्टिस है ना, वो बढ़िया तरीके से हो पाए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हम लोग ना फटाक से इसका मैराथन की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे आंसर देने से पहले ना आप लोग ना खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और खुद को बताओ, ठीक है, कि आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है। ठीक है, और मुझे बताओगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने तैयारी को खुद एनालाइज करो कि आप कितना तैयारी कर चुके हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हम लोग फटाक से ना इसका जो प्रश्न है ना उसको शुरू करते हैं। ठीक है, और उससे पहले आप सभी लोगों से ना एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इस प्रकार की जब भी मैं ना क्लास लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि अब तक का जितना भी मैंने आप लोगों का क्लास लिया ना, सारी क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, तब तो मुझे तो इतना उम्मीद होगा ना कि आप लोग चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर दो और जो लाइक का बटन है सिर्फ उसे दबा दो। उसके अलावा मैं आप लोगों से कोई भी चार्ज नहीं लेता। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, अब फटाक से प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्रमांक फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शर्म तथा गर्व, शेम एंड प्राउड जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था या ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो क्या इसका आंसर का पहले आप बताइए। और देखना चाहो ना तो CG टेट 2011 में पूछा गया, तो ऐसे प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या इसका आंसर को पहले बताइए, उसके बाद मैं ना आप लोगों को इसका विस्तार पूर्वक आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जिस बच्चे की आयु 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के जो बीच होता है ना, वो बच्चा किसी कार्य को करने के लिए शर्म करता है, मतलब उसको शर्म आता है किसी कार्य को करने के लिए। और वही बच्चा जिसकी आयु 2 वर्ष से 12 वर्ष की होता है ना, वही बच्चे कोई कार्य ऐसा रहता है जिसके लिए वो गर्व महसूस करता है, मतलब आतुर रहता है वो कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो ऐसी अवस्था, मतलब ये जो शर्म और गर्व की जो भावना है ना, वो 2 वर्ष से लेकर कि 12 वर्ष, मतलब बाल्यावस्था जो होता है ना, उस अवस्था में आता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा एक चीज़ आप लोगों को ये बता दूं, ये चीज़ आप लोगों को कैसे समझनी है। मैंने आप लोगों को अपने पिछले क्लास में बताया था कि पियाजे है वो बालक की जो अलग अलग जो अवस्था है ना, उसको अलग अलग भाग में बांटा गया है। जैसे जैसे गर्भावस्था अलग होता है, गर्भधारण से लेकर कि जन्म तक की वो गर्भावस्था कहलाता है। उसके अलावा शैशवावस्था, ये वाला जो है वो शैशवावस्था। शैशवावस्था का जो एज है ना, वो 0 से लेकर, मतलब जन्म से लेकर कि ना 2 वर्ष तक की, ये शैशवावस्था कहलाती है। उसके अलावा बाल्यावस्था, बाल्यावस्था जो है ना, वो आप लोगों का 2 वर्ष से लेकर कि 12 वर्ष तक की जो एज होता है उसे बाल्यावस्था कहते हैं। ये सारा चीज़ जो एज का जो बंटवारा किया वो पियाजे किया, मतलब जीन पियाजे जो है ना, हमारे मनोवैज्ञानिक ना, उन्होंने किया है। और ये जो बाल्यावस्था है उसको 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था मतलब 2 वर्ष से लेकर कि 6 वर्ष तक की। और उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर कि 12 वर्ष तक की। ठीक है, तो ये उत्तर बाल्यावस्था होगा और ये पूर्व बाल्यावस्था होगा। उसके अलावा फिर क्या होगा, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था होगा। 12 वर्ष से लेकर कितना, तो 12 वर्ष से लेकर कि 18 वर्ष तक की जो होगा ना, वो किशोरावस्था कहलाएगा। उसके अलावा फिर ना बीच में और अलग अलग अवस्था होती है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। आगे की अवस्था को नहीं पूछा जाएगा उतना ज़्यादा, लेकिन ना शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, केवल 3 अवस्था जो है ना, उसको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पियाजे की जो एज का
का जो बंटवारा किया है ना उन्होंने, उनके अनुसार, ठीक है। तो ये ऐसा टाइप से जो डिस्क्रिप्शन है ना, मतलब इस प्रकार की जो डिटेल है ना, मैंने आप लोगों को अपने पिछले क्लास में भी बताया हुआ है, ठीक है। और ये बात आप लोग को याद रखना है कि शर्म और गर्व की जो अवस्था होती है, जो स्पेसिफिक अवस्था ना, वो 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की होता है, जो बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है, ठीक है। जिसमें किसी कार्य को करने के लिए शर्म या गर्व की जो अवस्था होता है, जो भावना होता है ना, वो उसमें आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इतना सारा चीज़ मेरा बताने का मकसद ये रहता है कि मैं ये नहीं कहता कि यही प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन अगर पूछा जा सकता है कि पियाजे के अनुसार शैशवावस्था की आयु क्या है, तो आप बता पाओगे ना, ऐसा मैं अगर कि आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो अगर पूछ लिया जाएगा कि किशोरावस्था की जो एज है वो क्या है, तो आप लोग बता पाओगे ना इस प्रकार से, अगर मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझा रहा हूँ तो इसीलिए मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक इसका आंसर देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग भी पढ़ते चलिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का उद्देश्य है। ऑप्शन ए नवीन ज्ञान की खोज, ऑप्शन बी शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, ऑप्शन सी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। ये प्रश्न ना मैंने अपने पिछले क्लास में किया हुआ था, मुझे याद है, ठीक है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला क्लास देखे होंगे तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न क्या क्या है, अगर ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च जो है ना, केवल विद्यालय परिसर में ना जो शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, मतलब अगर विद्यालय में किसी प्रकार की समस्या आता है ना, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए मान लिया जाता है कि मान लो बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे स्कूल से भाग जा रहे हैं, या बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है ना, इस सभी चीज़ की जानकारी के लिए ना एक्शन रिसर्च किया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग भविष्य में ना डीएलएड में एडमिशन लोगे ना, तो आप लोगों को भी ना जब स्कूल इंटर्नशिप में जाओगे ना को ना भी इस प्रकार की एक्शन रिसर्च करने को बोला जाएगा और एक फाइल तैयार करने के लिए बोला जाएगा। हो सकता है उसमें अलग अलग समस्याओं को आप लोगों को दे दिया जाए, ठीक है, या खुद से समस्या का चूज़ करना पड़ेगा और इसका आंसर भी आप लोगों को प्रस्तुत करना पड़ेगा। हम लोगों ने भी ऐसे ही किया था एक्शन रिसर्च, ठीक है। और एक बात आप लोग जान लीजिए कि ये जो क्रियात्मक अनुसंधान जो है ना, केवल विद्यालय तथा कक्षा की जो शैक्षिक कार्य प्रणाली है ना, मतलब विद्यालय में उत्पन्न हो रहे जो समस्या है उसके समाधान के लिए केवल जो एक्शन रिसर्च जो है ना, क्रियात्मक अनुसंधान वो किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ऑप्शन ए कोलेसेनिक, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी स्किनर, या ऑप्शन डी कोलबर्ग। तो क्या इसका आंसर होगा आप बताइए, उसके बाद मैं ना आप लोगों का इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी स्किनर करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है बोला है। तो स्किनर के अनुसार, किसके अनुसार, तो स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। अब ये ऐसा क्यों कहा है, अगर मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा समझाऊँ ना, तो विकास क्या होता है, डेवलपमेंट, मतलब विकास जो होता है बच्चे के बारे में कहा गया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, मतलब हमेशा जन्म से लेकर के मरण तक की, जब तक वो मर नहीं जाता तब तक की विकास चलते रहता है ना। तो ये एक सतत हो गया। धीमी गति की प्रक्रिया इसलिए कहा है क्योंकि एक इंसान जो होता है वो धीरे धीरे ही विकास को बढ़ता है, मतलब धीरे धीरे अपना एज को पूरा करता है। क्या एक ही बार कोई फटाक से बढ़ जाता है, क्या नहीं बढ़ता ना, धीरे धीरे ही बढ़ता है ना। और जो उसका विकास होता है वो सतत, मतलब हमेशा चलते रहता है ना। कभी नाखून का बढ़ना, हाथ का बढ़ना, शरीर का बढ़ना, वजन का बढ़ना, इतने सारी चीज़ जो है ना वो विकास कहलाता है। मतलब चहुमुखी जो विकास है एक इंसान की ना, वो एक विकास कहलाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो विकास है एक सतत हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है और धीमी गति से चलता है, मतलब धीरे धीरे चलता रहता है, ठीक है। आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप लोग का जो एज है वो 10 साल था और उसके बाद आज आपका जो एज है वो 25 साल हो गया, आपको पता चला क्या, उतना नहीं चलता ना। तो धीमी प्रक्रिया इसीलिए जो स्किनर महोदय है उन्होंने कहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस बात को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ऑप्शन बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी चिंतन प्रक्रिया, या ऑप्शन डी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी चिंतन प्रक्रिया करेक्ट हो जाएगा। जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कैसे, तो प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, अगर ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप लोगों का समझ में आएगा कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है बोला है। ठीक है, तो क्या नहीं है बोला, तो चिंतन प्रक्रिया नहीं है। कैसे, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि किसी बच्चे को आप जिसकी आयु, ठीक है, जो शैशवावस्था है उसकी जो आयु होता है वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की होता है, मतलब 0 से 2 वर्ष उसका आयु होता है जिसे शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि 2 वर्ष का कोई बालक जो होता है उसे आप लोग कभी सोचते हुए देखे हो क्या, कभी चिंता करते हुए देखे हो क्या? आप लोग नहीं देखे हो ना, तो ये इसकी विशेषता नहीं होगा। ठीक है, और बाकी आप लोग देखोगे ना तो इसकी विशेषता जो बालक है उसकी सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, तो जो 2 वर्ष का जो बालक होता है वो बहुत जल्दी सीखता है, आप लोगों को पता होगा, है ना। उसके अलावा देखो बी को जिज्ञासा की प्रवृत्ति, किसी भी चीज़ को जो बालक है ना वो हाथ से छू करके देखता है, क्यूरियोसिटी रहता है उसके जो माइंड में होता है, वो ज़्यादा नहीं समझ में आता तो मुंह से लगा के देखता है, चख के देखता है कि क्या उसका स्वाद है, तो इस प्रकार से उसकी जिज्ञासा रहता है। उसके अलावा ऑप्शन डी देखो ना, अनुकरण द्वारा सीखना, मतलब बच्चे 2 वर्ष का जो बालक होता है आप जैसा करोगे वैसा आप लोग का ना नकल करके देखने और सीखने की कोशिश करता है, तो ये उसकी मुख्य विशेषता है। आज जो विशेषता नहीं है उसको भी आप लोग जानो और जो विशेषता वो भी आप लोग जानो, क्योंकि इस प्रकार से घुमा करके भी ना आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, कि शैशवावस्था की क्या विशेषता है पूछ दिया जाएगा तो कैसे करोगे, सिर्फ आप जो नहीं है सिर्फ उसे पढ़ करके चले जाओगे तो सभी प्रकार से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, बाकी जो ए बी और ये जो डी है ना उसकी विशेषता है और जो सी है वो उसकी विशेषता नहीं है, तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर से करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, ऑप्शन सी विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, या ऑप्शन डी वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, फिर इसका आंसर मैं दूंगा आप लोगों को। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 5 को पढ़ो। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब जो गलत है उसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। कैसे, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है बोला है, तो मैंने आपको अपने क्लास में कई बार बताया है कि विकास और वृद्धि के बारे में। एक विकास होता है, मतलब जो विकास होता है वो मात्रात्मक नहीं गुणात्मक विकास होता है, मतलब उसके गुणात्मक विकास कहने का मतलब ये है कि उसके मैच्योरिटी लेवल का बढ़ना। कल वो किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते, आज वो किसी चीज़ के बारे में जान गया, आज वो किसी स्किल में बहुत ज़्यादा पारंगत हो गया है, तो इन सारी चीज़ को आप नाप सकते हो क्या? आप मुझे ये बताओ कि विकास में आप लोग का जो मैच्योरिटी लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है, वो विकास कहलाता है। आप उस विकास को नाप सकते हो क्या? आप में कितने मैच्योरिटी और कितने नहीं है नाप सकते हो क्या? नहीं नाप सकते ना, तो वो आप लोगों का विकास कहलाता है। ठीक है, आप लोग का बुद्धि का बढ़ना वो कहलाता है, आप लोग का विकास कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ ना वृद्धि की, किसकी, तो वृद्धि की बात करूँ ना तो वो आप लोगों का मात्रात्मक विकास होता है। मात्रात्मक विकास कैसे, वृद्धि का मतलब ये होता है कि आपके शरीर का बढ़ना, आपके शरीर के वजन का बढ़ना, आपके जो नाखून है उसका बढ़ना, हाथ पैर का बढ़ना, जितने भी सारी चीज़ है ना जिसे मापा जा सकता है। आपकी शरीर का बढ़ेगा तो आप लंबाई को माप सकते हो ना, आपका वजन बढ़ेगा तो उसके नाप सकते हो ना कि आपका वजन कल कितना था आज कितना नाप सकते हो ना। तो जो वृद्धि होता है वो मात्रात्मक विकास कहलाता है जिसे नापा जा सकता है, लेकिन जो विकास होता है वो गुणात्मक विकास होता है जिसे मापा नहीं जा सकता। और ऑप्शन नंबर सी जो कथन का है ना कि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, तो मात्रात्मक नहीं गुणात्मक प्रक्रिया। ठीक है, मात्रात्मक प्रक्रिया मापा जा सकता है बोला तो ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसमें पूछा है सत्य नहीं है, मतलब जो गलत है उसे भी पूछा गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो विकास की जो विशेषताएं है ना, मतलब जो सत्य कथन है वो ऑप्शन नंबर ए सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, ये करेक्ट हो जाएगा। बी को देखो शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। सी को देखो वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, अब भी समझाया हूँ, ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और बताइएगा। ऑप्शन ए ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन बी संवेग में वृद्धि, ऑप्शन सी वजन में वृद्धि, या ऑप्शन डी आकार सोच समझ कौशल में वृद्धि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, आकार, सोच समझ और कौशल में वृद्धि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मैंने आप लोग को अभी समझाया ना कि वृद्धि क्या होता है। वृद्धि जो होता है वो मात्रात्मक विकास होता है, मतलब आकार, आपके शरीर का आकार का बढ़ गया है, वजन बढ़ गया है, तो आप लोग मुझे ये बताओ, तो वो बढ़ गया, उसे नापा जा सकता है ना। आपकी सोच को बढ़ गया है, समझ कौशल में वृद्धि हुआ है, तो वो भी मापा जा सकता है ना। आपकी जो सोच समझ है उसको कि कितना आप सोच सकते हो, कितना नहीं सोच सकते हो, तो ये सारा चीज़ को मापा जा सकता है ना। तो वृद्धि से तात्पर्य ऑप्शन नंबर डी, आकार, सोच समझ और कौशल में वृद्धि करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, केवल उदाहरण देने चाहिए। ऑप्शन बी, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए। ऑप्शन सी, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। या ऑप्शन डी, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों नहीं देना चाहिए। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने चाहिए, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो, एक प्राथमिक कक्ष में शिक्षक को क्या करना चाहिए बोला है, तो एक शिक्षक होने के नाते उसे उदाहरण के साथ साथ गैर उदाहरण भी देने चाहिए। गैर उदाहरण देने का मतलब ये है कि अगर आप बच्चों को सीधे तरीके से समझ में नहीं आता तो उसको उसी के लैंग्वेज में गैर तरीके से भी आप लोग बता सकते हो, ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। तो एक शिक्षक को प्राथमिक कक्षा में ना उदाहरण एवं गैर उदाहरण भी देने चाहिए। ठीक है, मतलब उसके पाठ्य पुस्तक से ही संबंधित उदाहरण देने नहीं चाहिए, उसके पाठ्य पुस्तक से ऊपर जाकर, उससे बाहर जाकर के भी उसे उदाहरण देने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए, विकास जीवन पर्यंत होता है। ऑप्शन बी, विकास परिवर्त्य होता है। ऑप्शन सी, विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। या ऑप्शन डी, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए आप पहले। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है बोला। ठीक है, नहीं है मतलब निगेटिव पूछे तो आप लोगों को निगेटिव आंसर भी लेना है। तो इसमें निगेटिव आंसर कौन सा है? देखो ऑप्शन नंबर डी को, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभावित नहीं करते बोला है। तो ये बताओ, सांस्कृतिक संदर्भ में भी विकास जो होता है प्रभावित होता है। ठीक है, कैसे? तो आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग के समाज में किसी प्रकार की सांस्कृतिक एक्टिविटी होता है तो क्या आप उससे प्रभावित नहीं होंगे? क्या होंगे ना। तो इसमें नहीं करते बोला है तो ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें प्रश्न में नहीं बोला है तो यहाँ पर भी देखो नहीं लिखा हुआ है। एक प्रकार से ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, डायरेक्टली ऐसे करके नहीं राइट मारना है। ठीक है, एक बार पढ़ने के बाद आप लोग को सही निर्णय लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? ऑप्शन ए, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। ऑप्शन सी, अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। या ऑप्शन डी, विकास एवं अधिगम अंतः संबंध और अंतः निर्भर होते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अगर आप लोग प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बीच संबंधित सही तरीके को सूचित करता है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि विकास को तो मैंने आप लोगों को अभी समझाया ना कि मेच्योरिटी लेवल का बढ़ना, समझदारिता का बढ़ना विकास कहलाता है। और अधिगम का जो मतलब होता है वो लर्निंग होता है, मतलब सीखना होता है। तो विकास और अधिगम मतलब जो लर्निंग है वो एक दूसरे से अंतः संबंधित है ना, एक दूसरे से रिलेटेड है ना, और अंतः पर निर्भर है ना। मतलब ये है कि एक दूसरे पर पूर्णतः डिपेंडेंट है ना। तो बिना अधिगम के, बिना लर्निंग के कैसे विकास हो पाएगा? तो एक दूसरे से इसी प्रकार से संबंधित होगा, मतलब अंतः निर्भर होगा और अंतः संबंधित होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है। ऑप्शन बी, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन सी, यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। या ऑप्शन डी, यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा? दोबारा पढ़ लीजिए और ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद इसका आंसर दीजिए, फिर ना मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक इसका आंसर दूंगा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय बोला है? तो बाल्यावस्था की जो अवधारणा है ना, विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार ना अलग अलग अवधारणा बनाया हुआ है। ठीक है, तो सेम आप लोगों का ऑप्शन बी कहता है कि समकालीन मतलब उस समय में। ठीक है, सामाजिक संरचनावादी जो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, मतलब समाज जैसा चाहता है उस प्रकार से जो बच्चे का विकास होता है, जो घर वाले चाहते हैं उस प्रकार से। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने ना अपने अपने सर जो है ना वो बाल्यावस्था की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? ऑप्शन ए, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। ऑप्शन बी, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। ऑप्शन सी, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना आरंभ कर देते हैं। या ऑप्शन डी, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, करेक्ट हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा मध्य बाल्यावस्था की विशेषता बोला है? और मध्य बाल्यावस्था कहने का मतलब ये है कि बाल्यावस्था को मैंने आप लोग को अभी बताया था ना कि बाल्यावस्था की जो एज होता है वो 2 वर्ष से लेकर के कितना 12 वर्ष तक की होता है। इसे 2 भाग में बांटा गया, मैंने बोला था 2 से 6 वर्ष के लिए पूर्व बाल्यावस्था और 6 से 12 वर्ष तक के लिए मध्य बाल्यावस्था मतलब उत्तर बाल्यावस्था। तो जो मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है कि बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। 6 से लेकर के 12 वर्ष की आयु तक की जो अवस्था जो है ना मध्य बाल्यावस्था, उसमें बच्चे तार्किक रूप से और मूर्त मतलब सामने जो चीज़ रखा हुआ है ना उसको देख कर के सोचना प्रारंभ कर देते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन ए, समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। ऑप्शन बी, सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। ऑप्शन सी, सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। या ऑप्शन डी, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। एक शिक्षक के रूप में सोचिएगा आप लोग, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मैंने आप लोगों को सीडीपी की क्लास में मतलब जो शिक्षण अभिरुचि की जो क्लास है ना उसमें मैंने आप लोगों को हमेशा ये बोला है कि अगर प्रश्न पॉजिटिव है तो आप लोगों को आंसर भी पॉजिटिव लेना है। तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यानपूर्वक पढ़ो क्या कहा है। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक पॉजिटिव इन्वायरमेंट निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को मतलब एक शिक्षक को क्या करने चाहिए वो बोला है। तो आप लोग ये बताओ, आप एक कक्षा में विभेद करोगे क्या? नहीं करोगे ना। तो सेम ऑप्शन नंबर डी भी बोला है कि विभेद नहीं करने चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। मतलब जो लक्ष्य एक बच्चे के लिए रखे हो वो लक्ष्य बाकियों बच्चों के लिए भी होने चाहिए, एक समान से रूप से पढ़ाना चाहिए, तो ये भी बोला जाता है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? ऑप्शन ए, आंखों का रंग। ऑप्शन बी, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। ऑप्शन सी, समकक्ष व्यक्तियों में समूह के प्रति अभिवृद्धि। या ऑप्शन डी, चिंतन पैटर्न। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर है, आंखों का रंग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अगर आप लोग प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप लोगों का समझ में आएगा कि कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। आनुवांशिकता कहने का मतलब ये है हेरिडिटी। आनुवांशिकता मतलब जो आप लोगों के माता पिता से जो बच्चे को जो प्राप्त होता है ना, सेम टू सेम जो हैबिट होता है, जो गुण होता है, जो कलर होता है, वो आनुवांशिकता कहलाता है। तो आँखों का रंग जो है ना वो आप लोग का आनुवांशिकता में आ जाएगा, जो हेरिडिटी है वो आ जाएगा। कैसे? तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जिसके माता पिता के जो आँख का रंग अगर कि भूरा होता है तो उस बच्चे के भी जो आँख का रंग है वो भी भूरा होता है। उसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जो माता पिता का जो कलर होता है, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो पैटर्न होता है वो एकदम वाइट सा अजीब सा दिखता है। जो उसके माता पिता है वो है अजीब सा, कहने का मतलब जो फॉरेनर जो होता है, जो विदेशी जो होता है ना, उनको देखे होंगे कि एकदम वाइट सफ़ेद सा उन लोग दिखते हैं। उसके बाल भी सफ़ेद, उसका बॉडी का जो कलर है ना वो भी सफ़ेद नज़र आता है ना। तो उसका जो बच्चा होता है वो भी सफ़ेद होता है ना, तो वो आनुवांशिकता के कारण होता है, हेरिडिटी के कारण। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंखों का जो रंग होगा ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, मतलब जो सही है आप लोगों को वो बताना है। ऑप्शन ए को देखो, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। ऑप्शन सी, गोद लिए गए बच्चों की वही बुद्धि लाभदायक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। या ऑप्शन डी, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप खुद से बताइए। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 14 जो है ना वो आप लोगों को होमवर्क के तौर पे मैं छोड़ देता हूँ। क्या? तो होमवर्क के तौर पे मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ना इसका आंसर अवश्य देंगे, ठीक है। कोई ज़्यादा आप लोगों को कठिन नहीं है, अगर ये ध्यानपूर्वक देखोगे ना तो आप लोगों का ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये सीटेट 2014 में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिएगा। एक ट्रिक मैं आप लोगों को ये देख सकता हूँ कि ये जो प्रश्न है ना वो पॉजिटिव वे में पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग को पॉजिटिव जो आंसर होगा ना वो आप लोगों को लेना है। तो क्या इसका आंसर होगा आप लोग बताओगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, आनुवांशिकी एवं वातावरण। ऑप्शन बी, व्यवहार एवं वातावरण। ऑप्शन सी, वातावरण एवं जीव विज्ञान। या ऑप्शन डी, वातावरण एवं पालन पोषण। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, वातावरण एवं जीव विज्ञान करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अगर ध्यानपूर्वक पढ़ोगे प्रश्न क्रमांक 15 को ना तो प्रश्न क्रमांक 15 का है कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मतलब प्रकृति और पोषण का जो विवाद है वो किससे संबंधित है ये पूछा है। तो अनेक जो मनोवैज्ञानिक है ना वो मानते हैं कि वातावरण एवं जीव विज्ञान ना एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन कई मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि इससे रिलेटेड नहीं है बोल के। तो ये जो आप लोग का जो विषय है ना प्रकृति एवं पोषण ना, तो इसमें एक विवाद सा है, ठीक है। जो मनोवैज्ञानिक है आप लोगों के उसमें सीडीपी में, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो इतनी सी बातें को आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना थोड़े से कॉन्सेप्चुअल टाइप से जो प्रश्न है ना उसे पढ़ते हुए चलते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा ना इस प्रकार के प्रश्न को ना, तो केवल देखने के लिए आप लोगों को बड़ा लगेगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसे रहेगा नहीं। अब ना इसी प्रकार का आप लोग का प्रश्न आएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए, बहुत से अध्यापक पढ़ने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी, अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती है। ऑप्शन सी, मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। या ऑप्शन डी, लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषय को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, बहुत से अध्यापक पढ़ने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अगर आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है बोला है, मतलब भेदभाव नहीं करता वो बोला है। तो केवल व्याख्यान विधि जो है ना, मतलब बहुत से अध्यापक पढ़ने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं ना, तो व्याख्यान विधि में क्या आप लोग को विभेदीकरण नजर आया ना? क्या मतलब एक दूसरे से
बंटवारा नज़र आ रहा है क्या? आप लोग जो भेदभाव जो है वो नज़र आ रहा है क्या? बाकी ऑप्शन को देखोगे तो आप लोगों को भेदभाव नजर आएगा। कैसे? ऑप्शन बी को पढ़ो, अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी विभेदीकरण को दर्शा रहे हैं ना, ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो। उसके अलावा ऑप्शन सी को देखो, मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है, तो ये भी विभेदीकरण कर रहा है। ऑप्शन डी को पढ़ो, लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषय लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, तो ये भी विभेदीकरण कर रहा है ना, मतलब लड़कों को ज़्यादा प्रोत्साहित दे रहा है, लड़कियों को बहुत कम प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो ये भी विभेदीकरण को दर्शा रहा है ना। केवल ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो नहीं दर्शा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक इसको भी पढ़िएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आनुवांशिकता और वातावरण का भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन बी, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। ऑप्शन सी, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ऑप्शन डी, पर्यावरण केवल बच्चों की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। कैसे? तो आप लोग मुझे ये बताओ, अगर कोई बच्चा शहर में रहता है, ठीक है, तो कुछ पहलू उसके क्या होंगे, शहर से प्रभावित होगा ना, कि शहर में किस प्रकार से टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, यातायात की बात करेंगे, जो दुनियादारी है उसके बारे में समझ में आएगा, तो वहाँ का जो माहौल होगा वो प्रभावित करेगा ना, वहाँ का जो पर्यावरण होगा वो। उसके अलावा जो उसके माता पिता की जो आनुवांशिकता है वो भी उसको प्रभावित करेगा ना, है ना। अगर मान लो एक जो बच्चा रहेगा सेम, अगर कि वही बच्चा गांव में जाकर के उसका परवरिश होता है, तो वो गांव के अनुसार सोचेगा, ठीक है, गांव की दुनियादारी के बारे में बात करेगा, आसपास से ही सिमट करके रह जाता है, उतना टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जान पाता। तो वो पर्यावरण जो कुछ पहलू होता है वो माता पिता की आनुवांशिकता और कुछ पहलू जो होते हैं वो पर्यावरण से प्रभावित होता है ना। तो सेम ऑप्शन नंबर ए सेम का है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग ना पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को अपना ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं, तो पढ़िए चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को। एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है, और यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्याओं का समाधान करेगा इसे भी प्रभावित करता है। इस उदाहरण से विकास मुख्यतः प्रभावित होता है। ए, आनुवांशिकी द्वारा, ऑप्शन बी, वातावरण द्वारा, ऑप्शन सी, प्रारंभिक और बाद के अनुभवों द्वारा, या ऑप्शन डी, सतत निरंतरता द्वारा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, वातावरण द्वारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी उसको प्रभावित करता है, उसी प्रकार यहाँ तक कि बालक कितनी प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा या समस्या का समाधान करेगा इसे प्रभावित करता है। तो ये जो उदाहरण जो दिया है ना वो वातावरण के कारण ही होता है, ठीक है। वो जितना खाएगा उस प्रकार से उसकी लंबाई ना बढ़ेगी, कम खाएगा तो कुपोषित हो जाएगा, ज़्यादा खाएगा तो उसकी लंबाई, जो आहार उसका जो बॉडी है उस पर भी फर्क पड़ता है, तो ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त कल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ऑप्शन ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 वर्ष से ऊपर। या ऑप्शन सी, संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज, जन्म से 2 वर्ष। या ऑप्शन डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, फिर ना मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 वर्ष से ऊपर करेक्ट हो जाएगा। तो पियाजे के अनुसार जो बच्चे की आयु है ना, मतलब बच्चा जो है ना वो अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन करता है। अमूर्त संकल्पना कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु है, कोई चीज़ जो है वो सामने पर विद्यमान नहीं है, फिर भी जो बच्चा है ना उसके बारे में सोच सक रहा है, ठीक है, मतलब सोच करके तार्किक चिंतन कर पा रहा है। तो वो कौन सी एज में होगा?
तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज मतलब 11 वर्ष से ऊपर की जो आयु है ना उसमें होता है। बाय पियाजे के अनुसार, मतलब पियाजे ये मानता है, ठीक है, जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है ना उसमें अमूर्त चिंतन करता है बच्चा जो होता है वो, ठीक है, जो अमूर्त संकल्पना है ना मतलब जो चिंतन है वो कर पाता है। उसके अलावा आप लोगों का ये जो प्रश्न है ना उसको किस प्रकार से घुमा करके दिया जा सकता है कि पियाजे ने ना जो अलग अलग अवस्था को जो बांटा है ना वो चारों अवस्था को इसमें दिया हुआ है। अब इसी को जमाने के लिए दिया जा सकता है कि पियाजे की जो आयु दिया है ना उसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जमाइए। ये जो एज है ना ये इसको हटा दिया जाएगा। मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसे दिया जाएगा तो एज को नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहला पियाजे का जो एज सबसे पहला वो क्या आएगा, तो वो आप लोग का संवेदी प्रेरक अवस्था हो जाएगा। सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज फर्स्ट में आ जाता है, ठीक है, जिसको जन्म से 2 वर्ष तक की मानते हैं। दूसरा में कौन सा आता है, तो दूसरा में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आता है जो प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 वर्ष से 7 वर्ष आ जाता है। तीसरा में कौन सा आता है, तो तीसरा में आप लोग का ए वाला जो है ना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 वर्ष से 11 वर्ष होता है, ये तीसरा आ जाता है। चौथा आप लोग का आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 वर्ष से जो ऊपर है ना उसमें आ जाता है। तो इसको जमाने के जो है ना उसको भी आप लोगों को याद रखना इन चारों के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर आप लोग का जो था ना वो ऑप्शन नंबर बी था। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। दूसरा टाइप से मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे रिवीजन क्लास में, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय खाली स्थान को जाता है। ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी कोलबर्ग या ऑप्शन डी स्किनर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए पियाजे करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जो जाता है ना वो पियाजे को जाता है, क्योंकि उन्होंने बच्चों की जो समझ है, बच्चों की जो अवस्था है उसको अलग अलग प्रकार से बांट करके बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है। तो इसका जो श्रेय है वो पियाजे को जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, मतलब किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी शारीरिक, ऑप्शन सी नैतिक या ऑप्शन डी गामक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। सीजी टेट 2011 में भी पूछा गया है ये प्रश्न, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी नैतिक करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो जो लॉरेंस कोलबर्ग है वो विकास के नैतिक विकास के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था, इसमें शोध किया था। तो मैंने आप लोग को अपने जो पिछला क्लास है उसमें विस्तार पूर्वक बताया था कि लॉरेंस कोलबर्ग कहाँ से था। उसके साथ साथ बताया था कि उन्होंने नैतिक विकास पर सबसे ज़्यादा जोर दिया, मतलब नैतिक विकास पर शोध किया। तो नैतिक विकास क्या, ये मैंने आप लोग को सरल तरीके से अपने पिछले क्लास में समझाया था। तो अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा नैतिक विकास के बारे में समझाऊँ ना, तो नैतिक विकास का मतलब ये होता है कि आपको सही और गलत का निर्णय लेने की जो क्षमता है ना वो नैतिक विकास कहता है, कि किस प्रकार से आप अच्छे का साथ देते हो, सही का साथ देते हो, वो नैतिक विकास कहलाता है। तो चलिए मैं ना आप लोगों को ना नैतिकता को सरलता से समझाने के लिए ना एक सिचुएशन देता हूँ, नैतिकता के आधार पर आप इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मान लेता हूँ एक जो मैरिज कपल है ना वो रहता था। हुआ क्या कि एक हफ्ता ऐसे आया कि उसकी जो पत्नी थी ना वो बीमार पड़ गई, और बीमार पड़ने के साथ ना उसको ऐसी बीमारी हो गई गंभीर, जो उसके इलाज के लिए एक जो वैज्ञानिक था ना उसी के पास वो दवा था, और उसके अलावा दुनिया में किसी के पास भी वो दवा नहीं था। और ये जो वैज्ञानिक जो है ना जिन्होंने इस दवा की खोज की थी वो बहुत शोध और बहुत मेहनत के बाद उस दवाई को बनाया था, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत दे करके बेचना चाहता था। और ये जो उसका जो पति था उन्होंने इसके पास गया और जाकर के बोला कि आप मुझे इसकी दवा दे दीजिए, आपको ना इसका पैसा दे दूंगा, मतलब अभी मेरे पास कम पैसा है लेकिन बाद में आप लोगों को कहीं से भी आपका जो पैसा ना उसको दे दूंगा। तो ये जो व्यक्ति है वो नहीं माना। तो इन्होंने क्या किया कि इसके जो दुकान था ना तो रात में जाकर के शटर को तोड़कर चोरी कर लिया, और चोरी करके ना वो दवा को ला करके अपनी पत्नी को दे दिया और खिलाया, और वो ठीक हो गया। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो चोरी करना सही था या गलत था। आप लोग मुझे ये बताओ, ये जो चोरी किया वो सही है या गलत हो, अपनी पत्नी का जान बचाना सही है या गलत है ये बताओ। और इसका भी नैतिकता क्या था आप लोग ये बताओ, कि वो बहुत मेहनत करने के बाद वो
दवा को बनाया था तो महंगी कीमत पर बेचना चाहता था। तो क्या नैतिकता के आधार पर अब क्या सही था क्या गलत था, आप लोग ये मुझे बताओ। चलिए उम्मीद करता हूँ कि इसको कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताओगे। ठीक है, यही जो नैतिकता है ना वो कहलाता है कि आप कौन सा निर्णय लेते हो। क्या अपनी पत्नी का जान बचाना सही है या गलत है। क्या ये जो वैज्ञानिक है उन्होंने बहुत मेहनत के बाद ये जो दवा तैयार किया था तो वो महंगी कीमत पर बेचना चाहता था, तो उसके नैतिकता के आधार पर सही या गलत है। तो ऐसे जो सवाल है ना वही नैतिकता कहलाता है, आप लोगों को ये याद रखना है। और इसका क्या करेक्ट आंसर होगा चलिए आप बताइएगा इस सवाल का। ठीक है, मैं आप लोगों के पास छोड़ देता हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। ऑप्शन ए 3 अवस्थाएं, ऑप्शन बी 4 अवस्थाएं, ऑप्शन सी 5 अवस्थाएं या ऑप्शन डी 6 अवस्थाएं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 4 अवस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है ना मुख्यतः 4 अवस्था में विभक्त किया गया है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि सर कौन कौन सी अवस्था होती है। तो मैंने आप लोग को अभी बताया था ना पिछले प्रश्न में कि संवेदी पेशी अवस्था फर्स्ट होता है जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की जो होता है वो। उसके अलावा बताया था ना दूसरा कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है 2 वर्ष से लेकर के जो 7 वर्ष जो होता है वो। उसके अलावा तीसरा में मैंने आप लोग को बताया था ना कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है जो 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की होता है वो। उसके अलावा चौथा में बताया था ना कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से जो अधिक होता है वो। तो पियाजे ने ना जो संज्ञानात्मक बाल विकास की जो अवस्था है उसको मुख्यतः 4 भाग में बांटा गया है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा इन चारों के नाम को और चारों के एज को आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर साल पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज होता है। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष या ऑप्शन डी 11 से 16 वर्ष। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। अब भी जस्ट आप लोगों को बताऊँ सारी चीज़, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष तक की। तो मैंने आप लोग को प्रश्न क्रमांक 22 में अब भी जस्ट बताया हूँ ना कि संवेदी पेशी जो अवस्था है वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की होता है। संवेदी पेशी अवस्था बोल लो या संवेदी संक्रियात्मक अवस्था बोलो, ठीक है, दोनों एक ही है। और इसका जो एज है वो आप लोग का जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की होता है। उसके अलावा 2 वर्ष से 7 वर्ष को अब भी जस्ट बताया ना कि वो आप लोग का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है। उसके अलावा 7 से 11 वर्ष जो होता है वो आप लोग का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। और उसके अलावा जो 11 से 16 वर्ष या 11 से जो अधिक वर्ष जो होता है ना वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने आप लोग को बोला था कि सारी जो इसके 4 जो अवस्था है ना उसके ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखिएगा, मैंने इसीलिए बोला था आप लोगों को। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होता है, यह अवस्था है। ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 वर्ष से वयस्क तक, ऑप्शन सी 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की या ऑप्शन डी जन्म से 2 वर्ष तक की। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए आप पहले। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए 7 से 12 वर्ष तक की करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है। अब ये मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से कहने का मतलब ये है कि सामने रखी वस्तुओं को देखकर अगर बालक सोचता है तो वो कौन से एज में सोचता है, तो वो आप लोगों का 7 से 12 वर्ष की जो एज है ना उसमें सोचता है। और ये 7 से 12 वर्ष की जो एज है वो क्या कहलाता है, तो वो आप लोग का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। और इसका जो एज है वो 7 से लेकर के 12 वर्ष तक की होता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ना बच्चे मूर्त जो चीज़ है मतलब सामने रखी हुई जो चीज़ है जो सामने में उसके आंखों के सामने जो उपस्थित है ना वो रखी हुई जो चीज़ है उसके बारे में सोचता कब है, तो 7 से लेकर के 12 वर्ष तक की जो मूर्त अवस्था है उसमें सोचता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से 16 वर्ष या ऑप्शन डी संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग को ऑप्शन नंबर सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष तक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अगर आप लोग प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप लोगों का समझ में आएगा। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं एवं समस्या समाधान। तो अमूर्त स्तर पर मतलब जो उसको सामने दिखाई नहीं दे रही है उसके बारे में भी वो चिंतन करता है, बौद्धिक संक्रियाएं करता है मतलब सोचता है, और वो जो समस्या है उसका समाधान करता है। तो वो एज कौन सा होगा? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष के बीच हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मैंने आप लोग को पियाजे के जो संज्ञानात्मक अवस्था जो 4 अवस्था है ना, मैं बताया था ना अभी, उसी में से वो चौथा जो अवस्था है वो आप लोग का औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। ठीक है, और अमूर्त स्तर पर ना इसी अवस्था में सोचता है। तो इतनी सी बातें आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा इसको भी। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? ऑप्शन ए आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, ऑप्शन बी व्यक्तिकता और विनियम, ऑप्शन सी अच्छे अंतःव्यक्तिक संबंध, या ऑप्शन डी सामाजिक अनुबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट और व्यक्तिक अधिकार। तो ऑप्शन ए को देखो ए और बी, ऑप्शन बी को देखो बी और डी, ऑप्शन सी को देखो ए और डी, या ऑप्शन डी को देखो ए और सी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए इन चारों ऑप्शन में से। और ये जो ABCD करके दिया है ना वो आप लोग का कॉन्सेप्ट था, मतलब वो आप लोग का कथन था। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बी और ए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अगर आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आएगा। लॉरेंस कोलबर्ग ने जो कहा है ना वो कहा है प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। तो केवल ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का अनुसरण करते हैं। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, मतलब बच्चे आज्ञा पालन करते हैं क्योंकि उनको दंड का डर होता है, मतलब उसको पनिशमेंट मिलेगा ये डर होता है। व्यक्तिकता और विनियमन भी करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वहाँ आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, ऑप्शन बी सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, ऑप्शन सी दंड और आज्ञापालन अभिमुखीकरण, या ऑप्शन डी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए, एटलीस्ट गेस तो कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 27 क्या क्या है ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप लोग को पता चलेगा। ये साफ साफ बोला है कि आप यहाँ मेरे लिए मदद करें, वहाँ मैं आपके लिए करूँगा। तो ये जो बोला है मतलब एक दूसरे का हेल्प करने की बात की है ना, एक दूसरे की सहायता करने की बात की है ना। हो सकता है दो व्यक्ति अलग अलग जगह में होंगे, तो वो बोला है कि वहाँ मेरे लिए आप मदद कर दो, यहाँ मैं आपके लिए मदद कर दे रहा हूँ। तो ऐसे क्या हुआ, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण होगा ना। देखने से ही प्रश्न को पता चल जा रहा है आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का ना जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? ऑप्शन ए जन्म से 2 साल, ऑप्शन बी 2 से 7 साल, ऑप्शन सी 4 से 8 साल, या ऑप्शन डी 5 से 8 साल। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। मैंने आप लोग को कई बार समझाया है इसी क्लास में, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है जन्म से 2 साल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था बोला है ना। जो पियाजे का जो संज्ञानात्मक अवस्था है जिसको 4 भाग में बांटा है ना, उसको कई बार मैंने आप लोग को बताया ना। जिसमें प्राक संक्रियात्मक जो अवस्था मतलब संवेदी पेशी जो अवस्था है ना, उसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो संवेदी पेशी अवस्था का जो एज क्या है, जन्म से 2 साल है ना, तो ये आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वही काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि ऑप्शन ए विद्यालय हर समय बच्चे को खूब बात करने का अवसर देता है, ऑप्शन बी शिक्षक की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें, ऑप्शन सी कृतिका का अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं, या ऑप्शन डी उसके विचार को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोग प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप लोग का समझ में आएगा। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, मतलब घर में चुप रहती है, लेकिन विद्यालय में काफ़ी बात करती है। तो आप लोग भी मुझे ये बताओ कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को उसके जो विचार है उसको आप मान्यता दोगे, वैल्यू दोगे कि आप अच्छा बात करते हो, आप बहुत अच्छा बोलते हो, ऐसे करके उसको वैल्यू दोगे, उसके बातों को ध्यानपूर्वक सुनोगे, तो वो तो बात करेगा ही ना। जो वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, आपसे प्रभावित हो जाएगा, तो वो उसको सहज महसूस हो जाएगा, मतलब वो सामान्य हो जाएगा उस वातावरण में, तो वो तो बहुत अच्छे से बात करेगा ना। और सेम टू सेम यही कहता है कि घर में ज़्यादा बात को उसका मान्यता नहीं मिलता होगा, उसकी बात को नहीं सुना जाता होगा, जबकि विद्यालय में उसके विचारों को अच्छे से सुना जाता है, उसकी मान्यता दी जाता है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? ऑप्शन ए पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ऑप्शन बी शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ऑप्शन सी सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, या ऑप्शन डी वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। दोबारा पढ़ लीजिए, समझ में ना आया हो तो, लेकिन इसका आंसर आप लोग करेक्ट दीजिएगा, ठीक है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है पठन गति और प्रवाह, रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी में कठिनाई करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 30 क्या का है, छोटे शिक्षार्थी मतलब जो विद्यार्थी है ना, उसमें कौन सा लक्षण पठन कठिनाई मतलब रीडिंग डिफ़िकल्टी नहीं है बोला है। तो पढ़ने में कठिनाई क्या नहीं छोटे बच्चों के लिए। तो पठन गति और प्रवाह मतलब ये बताओ, कोई छोटा जो बच्चा है वो जो रीडिंग का जो स्पीड है वो फ्लुएंसी से पढ़ पाएगा क्या, एक गति से पढ़ पाएगा क्या, जहाँ वापस रुकना वापस रुक पाएगा क्या? जो छोटा बच्चा है वो नहीं कर पाएगा ना, तो उसके लिए वो कठिनाई नहीं है ना, है ना। तो आप लोग किस प्रकार से छोटे बच्चे को ये बोल सकते हो कि आप लोग फ्लुएंसी से पढ़ो, ये आप लोग की कठिनाई है। छोटे बच्चे को तो ये कहा जाता है ना कि आप छोटे छोटे जो वर्ड है, शब्द है, उसे एक एक करके पढ़ो, उच्चारण करके पढ़ो, ठीक है। तो ये बोला जाता है ना, तो ये उसके लिए कठिनाई नहीं है, इसको कठिनाई नहीं माना जाता, ये बात आप लोग को याद रखना है। बाकी सब शब्द और विचार उसको समझने में कठिनाई हो सकता है। उसके अलावा सुसंगत वर्तनी में कठिनाई हो सकता है, मतलब वर्तनी जो वर्ड है ना उसके मात्रा की पहचान में कठिनाई हो सकता है, वर्ण एवं शब्द की पहचान में कठिनाई हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो कठिनाई ऑप्शन नंबर ए है ना उसे नहीं माना जाता, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 31 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनी दंडनीय अपराध बनाया जाए, ऑप्शन बी विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों में बच्चों को लेकर आए, या ऑप्शन सी बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, या ऑप्शन डी आवासीय विद्यालय खोलना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी आवासीय विद्यालय खोलना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 31 को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ो। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो आप लोगों ने देखा होगा कि अनेक आवासीय विद्यालय हैं, जैसे जवाहर नवोदय आवासीय विद्यालय आप लोगों ने देखा होगा, उसमें इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जाता है। इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जो होता है ना उसमें आवासीय विद्यालय में मतलब स्कूल में ही रहकर पढ़ते हैं और स्कूल में ही रहते हैं, खाना पीना सारा चीज़ जो होता है वो विद्यालय मतलब गवर्नमेंट वहन करता है। तो वैसा जो होता है ना वो आवासीय विद्यालय होता है। तो उसके लिए विशेष जो वंचित बालक है ना तो उसके लिए आवासीय विद्यालय खोलना करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। आप लोगों का ये जो प्रश्न है ना वो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, लेकिन ना ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो सरल है ऐसे प्रश्न, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 32 को पढ़िए। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्द को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शन करती है कि वह ऑप्शन ए अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबराई है, ऑप्शन बी मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, ऑप्शन सी राधिका
राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। या ऑप्शन डी, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवाल का जवाब देने में योग्य नहीं है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए प्रश्न क्रमांक 32 को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़िए। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि वह मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्द को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, तो क्या प्रदर्शित करती है? तो जो मोनिका का जो प्रवृत्ति है ना, वो मोहन के पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। मतलब रूढ़िबद्धता जो है ना, लिंग भेद है ना, उसको बढ़ावा दे रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 33 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब इसमें से जो सत्य है आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए को पढ़िए, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्य पुस्तक पूरा नहीं होगा। ऑप्शन बी, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला है। या ऑप्शन सी, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है इसलिए शिक्षकों को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। या ऑप्शन डी, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा व्यवस्था असफल है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि एक जो शिक्षक होता है जो एक कक्षा में रहता है, वो उसका दायित्व क्या होता है? उसका दायित्व ये होता है ना कि सभी बच्चों का जो समस्या है उसको सुधारना चाहिए। ठीक है, अगर वो सुधार नहीं पाता है तो वो तो उसके शिक्षक व्यवस्था और वो जो शिक्षा वो तो असफल हो जाएगा ना। बट मैंने आप लोग को कई बार बताया ना कि जो बच्चे होते हैं वो कभी गलत नहीं होते हैं। ठीक है, वो गलत प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, एक शिक्षक होने के नाते उसके प्रश्न को सही करोगे, उसको सुधारोगे, उसके सही रास्ता पर लेकर के जाओगे। तो एक शिक्षक का दायित्व होता है ना ये सारा चीज़। तो अगर कहीं बच्चे ऐसा करता है ना, अगर एक शिक्षक उसको सुधार नहीं पाता है ना, तो वो केवल शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक की गलती कहलाएगा। और प्रश्न क्रमांक 33 में पूछा भी क्या गया है? प्रश्न क्रमांक 33 में पूछा है बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बोला है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगर एक शिक्षक कक्ष में अपने बच्चों का जितना भी है उसकी समस्या को सुधार नहीं पा रहा है तो गलती किसकी होगी? शिक्षा व्यवस्था की होगी और उस शिक्षक की होगी कि वो वो बच्चों की जो समस्या है उसको सुधार नहीं पा रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना सबसे पहले आप लोगों को मिले और आप लोगों को ये क्लास का नोटिफिकेशन मिले। इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से ना जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम लोग ना मैराथन क्लास कंटिन्यू लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।